नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि कल हमने बिंदुसार तथा अशोक पढ़ा था, उसी संदर्भ में आज बात कर लेते हैं। बिंदुसार की माताजी का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार ही हुआ था, ठीक है? और बिंदुसार को एक योग्य पिता का पुत्र तथा योग्य पुत्र का एक पिता बोला जाता है। इसके दरबार में सीरिया का नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस भेजा था, ठीक है? तथा मेगास्थनीज को इसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बोला जाता है, डायमेकस को, ठीक है? और इसने बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था, जहाँ पे उसने अंजीर तथा मीठी शराब तो वापस दे दी थी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा ने भी अपना एक राजदूत भेजा था। तो मिस्र का राजा कौन था? फिलाडेल्फ। और इसके राजदूत का नाम था डायनोसियस, ठीक है? ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जहाँ पे पहले इसने सुसीम को भेजा था, उसके बाद में अशोक को भेजा था। सुसीम इसको दबा नहीं पाया था, लेकिन अशोक ने इसको बलपूर्वक क्रूरतापूर्वक दबा दिया था, ठीक है? बात करते हैं कल्हड़ की पुस्तक है जो राजतरंगिणी, उससे ये जानकारी मिलती है। कल्हड़ की पुस्तक ध्यान रखिएगा, कल्हड़ की राजतरंगिणी, इससे ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ठीक है? और बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा और बिंदुसार को योग पिता का योग पुत्र तथा योग पिता का पुत्र तथा योग पुत्र का पिता बोला जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं हम अगर अशोक की। अशोक का जन्म हुआ था लगभग 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में ही हुआ था, ठीक है? और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, ठीक है? लगभग 269 ईसा पूर्व अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग पे आक्रमण बहुत खूंखार तरीके से इसने किया था, ठीक है? और इस आक्रमण की जो जानकारी है वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। और जिस समय कलिंग पे इसने अटैक किया था उस समय वहाँ का जो राजा था वो नंदराज था, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कलिंग पे अटैक के समय जब अशोक ने अटैक किया था तो उस समय कलिंग का राजा नंदराज था तथा कलिंग के बारे में जो जानकारी मिलती है वो खारवेल एक राजा था कलिंग का ही, बाद में जैसे नंदराज का शायद पौत्र था ये खारवेल, तो इसके समय पे ये जानकारी इसने हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था। उस समय ये जानकारी मिलती है उस अभिलेख से, ठीक है? और कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखते हुए इसका हृदय परिवर्तित हो जाता था। ये कलिंग पे कहा जाता है जिसने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पे अटैक किया था और फिर ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, ठीक है? बौद्ध धर्म की एक तरीके से कहते हैं प्रेरणा इसको इसके भतीजे निग्रोथ ने दी थी, लेकिन इसको जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो उपगुप्त ने दी थी, ठीक है? उपगुप्त बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, ठीक है? अशोक बौद्ध धर्म में मतलब कि कुल मिला के इन्होंने प्रजा पे ये फोर्स नहीं किया था, प्रजा पे दबाव नहीं डाला था कि आप बौद्ध धर्म अपनाएं। इसने अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद में श्रीलंका को जो राजा था उसने भी अपना धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी वजह से कह सकते हैं कि वर्तमान में श्रीलंका तथा म्यांमार वाले क्षेत्र में काफी संख्या में बौद्ध धर्म प्रचलित है, ठीक है? अब बात करते हैं अगर अशोक के बारे में, तो इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों, चूंकि इसके पिताजी थे जो बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा बिंबिसार के बारे में अगर बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है? जो कि मगध साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी। अब बात करते हैं इसने बराबर की पहाड़ियां, ये कहाँ पे? गया में स्थित है बराबर की पहाड़ियां। वहाँ पे 4 गुफाएं सुदामा, कर्ण, चोपड़ा तथा विश्व झोपड़ा ये दान में दी थी, ठीक है? आजीविक संप्रदाय के लोगों को। अशोक की बेसिकली 5 पत्नियां थी, लेकिन कार्वकी पे प्रभाव इसका ज्यादा था और कार्वकी ने ही इसका जो एक अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, वो कार्वकी के द्वारा ही मतलब एक तरीके से बनवाया हुआ है, मान सकते हैं। उसमें ये चर्चा है कि किस तरीके से कार्वकी ने दान वगैरह दिया था, ठीक है? उस सारे की चर्चा है। बात करते हैं कि अगर जो इसके अभिलेख है तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जो अभिलेख हुए थे वो इराक के राजा हुआ था एक डेरियस, ठीक है? तो डेरियस ने अभिलेख लिखने की जो प्रक्रिया थी उसको स्टार्ट किया था। उसी से कॉपी करके अशोक ने भी जो अभिलेख है उसको लिखवाना स्टार्ट कर किया था, ठीक है? बेसिकली अशोक के जो लेख है वो 4 भाषाओं में मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइकी तथा ग्रीक लिपि है। बेसिकली ब्राह्मी लिपि भारत की लिपि थी। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख है वो पाकिस्तान में मिलते हैं। अरमाइक लिपि के जो लेख है वो अफगानिस्तान में मिलते हैं तथा ग्रीक लिपि और अफगानिस्तान से भी पूरब तथा उत्तर की ओर आप बढ़ जाए तो वहाँ पे जो इसके अभिलेख मिलते हैं तो वो इन मतलब लिपियों में है, ठीक है? बात करते हैं कि अशोक के जो अभिलेख है उनको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि लगभग 1837 ईस्वी में इसने पढ़ पाया था। और अशोक ने बेसिकली मोस्टली अपने अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी बताया था, यानी कि इसका मतलब होता है देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं को पसंद, ठीक है? इसका जो मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक का मास्की तथा नेदर तथा उद्यगोलन अभिलेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को अशोक ही बताया था। तथा बात करते हैं अगर भाब्रू अभिलेख, ये मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाब्रू अभिलेख, ठीक है? ये राजस्थान के भाब्रू में स्थित है और इसमें स्वयं को इसने मगध सम्राट अशोक पूरा पूरा लिखा है, ठीक है? भाब्रू अभिलेख में ही इसने अपने बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, ठीक है? बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये संघ हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी चर्चा की थी भाब्रू अभिलेख में।
अब बात करते हैं अशोक के जो लघु अभिलेख थे, वो बेसिकली 7 अशोक के लघु अभिलेख है, जिसमें रुमनदेही अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पत्नी से संबंधित है, और रुमनदेही अभिलेख ये सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अरमाई की लिपि में, तो कौशाम्बी अभिलेख में अशोक ने चर्चा की थी कि जो कार्वकी द्वारा दिए गए दान वगैरह की चर्चा था, बाद में इसको अकबर ने उखड़वा के, कौशाम्बी से उखड़वा के इलाहाबाद के किले में स्थापित कर लिया था। अब बात करते हैं टोपरा अभिलेख तथा मेरठ अभिलेख, ध्यान रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनको जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का राजा था, ठीक है। टोपरा अभिलेख ये वर्तमान हरियाणा में स्थित था, तथा मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है मेरठ, वहाँ पे स्थित था। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ अभिलेख को वहां से उखड़वा के अपनी अपनी जगह से, मतलब टोपरा से तथा मेरठ से उखड़वा के तुगलकाबाद, दिल्ली का जो पुराना किला है तुगलकाबाद किला, उसमें रखवा लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं अगर रामपुरा अभिलेख, तो ये बिहार के चंपारण में, इसी के अलावा जो 2 अन्य अभिलेख हैं जिसमें लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये भी बिहार के चंपारण में, तथा लौरिया अरेराज अभिलेख ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है। अब बात करते हैं अशोक के चतुर्दश अभिलेख, चतुर्दश का मतलब होता है 14, ठीक है, चतुर और 10, 4 प्लस 10, तो ये कितने 14, तो ये अशोक के बेसिकली 14 अभिलेख जो बड़े बड़े मिले हैं वो है। और इससे पहले जो मैंने आपको 7 बताए थे वो लघु अभिलेख थे, ठीक है। अब ये है जो दीर्घ अभिलेख हो जाएंगे, ठीक है, जो बेसिकली जिनकी संख्या 14 है, जिसमें प्रथम अभिलेख हो जाएगा, इसने अहिंसा पर बल दिया था तथा पशु बलि पर रोक लगाई थी, ठीक है। देखिए जो आप स्टेट पीसीएस वगैरह देते हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से किस अभिलेख में क्या संबंधित है, मिलान करिए, ठीक है। तो वहाँ पे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो इसका जो पहला अभिलेख था उसमें इसने अहिंसा पर बल दिया था, तथा अहिंसा पे बल दिया यानी कि इसने पशु बलि पे रोक लगा दी थी। द्वितीय अभिलेख है, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है, ठीक है, तथा इसने दक्षिण भारतीय राज्य चेर पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीपुत्र की चर्चा, ध्यान रखिएगा। अशोक का जो द्वितीय अभिलेख है उसमें चोल वंश की चर्चा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये आएगा कि अशोक के समय पे किस वंश की चर्चा नहीं है, या कौन सा वंश अशोक के समय से अशोक के समकालीन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वो चोल वंश हो जाएगा, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख है, द्वितीय अभिलेख है, इसमें इसने दक्षिण भारत के कई राज्यों की चर्चा की है, जिसमें चेल था, पांड्य था, ठीक है, और केरल पुत्र था, श्रीलंका था, ठीक है, और सतीपुत्र था। लेकिन इसमें जो चोल साम्राज्य था, हालांकि चोल साम्राज्य काफी विशाल साम्राज्य था, काफी पावरफुल साम्राज्य था, और काफी कह सकते हैं कि ख्याति पूर्ण साम्राज्य था, लेकिन अशोक का जो द्वितीय अभिलेख है उसमें चोल साम्राज्य की चर्चा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तृतीय अभिलेख, तो तृतीय अभिलेख में अशोक ने 3 अधिकार, राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा की थी। राजुक बेसिकली कह सकते हैं वर्तमान का डीएम था, युक्तक उससे छोटे वाली पोस्ट है, और प्रदेशक जो मतलब कि एक कह सकते हैं ब्लॉक के तौर पे, ठीक है। तो कुल मिला के हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनका क्या काम था, बस ये पूछा जा सकता है कि जो तृतीय अभिलेख में किन 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 3 जो कह सकते हैं कि लीडर्स की, या जो होते हैं अधिकारी, ठीक है, तो किन 3 अधिकारियों की चर्चा की है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक, ठीक है। और इस ये जो तीनों अधिकारी थे, ये धर्म के प्रचार के लिए इसने नियुक्त किए थे। बात करते हैं चतुर्थ अभिलेख की, तो इसने इसमें भैरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर जो बौद्ध नीति है उसकी चर्चा की गई थी। देखिए भैरी घोष ये बेसिकली बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है, या बौद्ध धर्म का कह सकते हैं शब्द है। तो ये भैरी घोष युद्ध के समय पे जो बौद्ध नीतियां है उसकी चर्चा की गई है चतुर्थ अभिलेख में, ठीक है। बात करते हैं अगर इसका पंचम अभिलेख यानी कि 5वां शिलालेख है, तो 5वें शिलालेख में इसने धम्म मात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो जीवन धार्मिक जीवन से की देख रेख करता था, यानी कि जैसे वर्तमान में अगर किसी मंदिर में आप जाए तो पुजारी होते हैं, या मस्जिद में जाए तो मौलवी होते हैं, उसी तरीके से इसने नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको धम्म महामात्र बोला जाता था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होता था, बौद्ध धर्म का एक तरीके से देख रेख करता था, ठीक है। तो ये 5वें अभिलेख में। बात करते हैं अगर छठे अभिलेख में की, तो छठे अभिलेख में अशोक ने कहा था कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए, यानी ये जो धम्म महामात्र है तथा ये राजू का ही जन कल्याण के लिए किसी भी वक्त मुझसे मिल सकता है, ये छठे में लिखा था। अब बात करते हैं अगर 7वें अभिलेख की, तो 7वें अभिलेख में अशोक ने कहा था कि विभिन्न धर्मों की आपसी समन्वय की बात कही है, और ये 7वां अभिलेख है, ये सबसे बड़ा अभिलेख भी माना जाता है, ठीक है। 7वां अभिलेख हो गया। चूंकि 7वां अभिलेख, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है, तो ये 7वां अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। और 7वें अभिलेख में ही इसने ये लिखा है कि जो विभिन्न अन्य जो धर्म है वो आपस में तालमेल बिठा के रखे, ठीक है। आठवां अभिलेख है या 8वां शिलालेख है, उसमें अशोक की धर्म यात्रा की चर्चा है, धम्म यात्रा की चर्चा है, जिसमें ये बोला गया है कि इसने जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक के राज्याभिषेक के 6ठे वर्ष में इसने अटैक किया था कलिंग के ऊपर, और 8वें वर्ष में ये धम्म यात्रा स्टार्ट हुई थी, जिसमें बताया गया है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में ये गया में गया था,
और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी में गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगर नौवां अभिलेख, तो नौवां अभिलेख में अशोक ने छोटे मोटे जो त्योहार है उनमें प्रतिबंध लगा दिया था। 10वां शिलालेख जो है, 10वां अभिलेख है, उसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। 11वां जो अभिलेख है उसमें अशोक ने बताया कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को बिल्कुल भी ना सताएं। ठीक है, 12वां अभिलेख है, उसमें ये स्त्रियों की स्थिति के सुधार के बारे में चर्चा की गई तथा इसके नाम में एक इसने अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था स्त्री महामात्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेसिकली इसके जो अधिकारी होते थे उसमें महामात्र तो लगा ही होता था। ठीक है, अगर धर्म से संबंधित है तो धम्म महामात्र, अगर स्त्रियों से संबंधित है तो स्त्री महामात्र। इसकी चर्चा हुई है 12वें अभिलेख में। अब बात करते हैं 13वां अभिलेख, तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा, यही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक की किस अभिलेख में है, तो अशोक के 13वें युद्ध में अभिलेख की चर्चा है। अब बात करते हैं अगर 14वां अभिलेख, टोटल इसके मैंने आपको बताया था चतुर्दश अभिलेख ही थे, 14 अभिलेख थे। ठीक है, तो 14वां एवं अंतिम अभिलेख है, इसमें अशोक ने बोल दिया था कि ऊपर लिखे गए जितने भी शिलालेख है, मतलब ओवरऑल जितने भी इसके शिलालेख है उसमें इसने 14वें अभिलेख में बोल दिया था कि इसमें अगर कोई गलती पाई जाती, कोई त्रुटि पाई जाती है, उस त्रुटि के लिए लिखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा, ना कि स्वयं अशोक। ठीक है, तो कुल मिला के इसने अपनी जो भी टॉपिक घुमा के लिखने वाले के ऊपर डाल दी थी। कुल मिला के इसने बोल दिया था कि अगर जो अभिलेख वगैरह है उनमें कोई गलती पाई जाती है, भविष्य में कोई व्यक्ति आता है वो उसमें कोई गलती निकाल देता है, तो उस गलती के लिए सम्राट जिम्मेदार नहीं होगा, उस गलती के लिए जिम्मेदार होगा इस अभिलेख को लिखने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब भाई नॉर्मल सी बात है, अगर कोई ये अभिलेख लगा है, इस अभिलेख को किसी भी एक्स वाई जेड व्यक्ति ने लिखा है, और आज के लगभग 500 साल बाद 500 साल बाद अगर कोई व्यक्ति इस अभिलेख को पढ़ेगा भी, तो वो उसको ये नहीं पता होगा कि ये भाई एक्स वाई जेड व्यक्ति कौन था। वो तो बेसिकली यहाँ पे जो राजा का नाम है उसी के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, और राजा ने पहले ही बोल दिया कि इसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो एक्स वाई जेड व्यक्ति जिम्मेदार होगा, राजा जिम्मेदार नहीं होगा। तो अब एक्स वाई जेड को तो कहाँ से पकड़ोगे आप, उसके बारे में तो कोई डिटेल मेंशन ही नहीं की है। ठीक है, तो एक तरीके से ये इनकी पॉलिटिक्स थी। अब बात करते हैं सर एक पूना अभिलेख, ये अफगानिस्तान के कंधार में मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से बाहर वर्तमान में अफगानिस्तान की कंधार से मिला है सर एक पूना अभिलेख। ठीक है, सर एक पूना अफगानिस्तान में मिला है, जिसमें जो कि ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में है। क्योंकि नॉर्मल सी बात, अफगानिस्तान में मिला है तो अरमाइक लिपि ही होगी, और चूंकि अफगानिस्तान के पश्चिम में या उत्तर में कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे ग्रीक लिपि से संबंधित इसके अभिलेख मिले हैं, तो अरमाइक तथा ग्रीक लिपि का कॉम्बिनेशन है सर ये पूना अभिलेख। ठीक है, अब बात करते हैं कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार में सभी मानव मेरी संतानें हैं, जो ये 13वां अभिलेख था जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा, उसी में फिर इसने बताया था कि संसार की सभी व्यक्ति हमारे पुत्र हैं या हमारी संतानें हैं, मैं एक माँ की भांति उनके सांसारिक तथा प्रालैंगिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योग धाम में देकर निश्चिंत हो जाती है, उसी तरीके से मैं भी अपने जो साम्राज्य है या अपना जो कह सकते हैं कि साम्राज्य ही मानेंगे। ठीक है, साम्राज्य को इसने एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका इसमें इसने नाम रखा था राजुक। मैंने आपको बताया था, मतलब जो एक तरीके से जिला मजिस्ट्रेट होता था, वर्तमान में जो जिला मजिस्ट्रेट है या राज्यपाल मान सकते हैं, तो इसने राजुक नामक जो व्यक्ति की नियुक्ति की थी। मैंने आपको बताया था राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक। ठीक है, इन तीन अधिकारियों की इसने एक तरीके से नींव रखी थी, तीन अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो इसी जो आखिरी अभिलेख है यानी ये 13वां अभिलेख है कलिंग अभिलेख, उसमें इसने बोला है कि मैं अपने सभी जो जनता है उसको राजुक के हाथ में नियुक्त कर दे रहा हूँ, या राजुक के देख रेख में छोड़ के मैं स्वयं सभी चिंताओं से मुक्त हो रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के, और राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं तथा गलत गलत व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। ये राजुक के हाथ में पावर थी, ये मतलब कुल मिला के पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी अशोक में। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर फिर हर कोई व्यक्ति अगर राजा के पास आ जाएगा तो फिर राजा की इज्जत घट जाती थी। इस वजह से इसने बोला था कि जो राजीव नामक व्यक्ति है इसके हाथों में मैं पावर दे रहा हूँ कि ये न्याय भी कर सकता है, ये जो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कृत कर सकता है, तथा अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको ये दंडित भी कर सकता है। ठीक है, और बात करते हैं अशोक के अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले, जो मतलब कि कुल मिला के अशोक की जो शिलालेख है या जो अभिलेख है उसमें जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो उत्तर प्रदेश के चुनार में उस पत्थर की कैटेगरी के पत्थर मिले हैं। ठीक है, तो ये माना गया है कि जो अशोक ने जिन अभिलेखों पे अपने जिन पत्थरों पे अपने अभिलेख लिखे हैं वो पत्थर चुनार से लाए गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक की धम्म यात्रा के बारे में। तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए नियम कानून संहिता बताई थी, उसे ही धम्म बोला जाता था। ठीक है, ठीक है, मतलब कुल मिला के एक तरीके से इसने नैतिकता के लिए जो रूल बनाए थे उन रूलों को धम्म बोला जाता था।
ठीक है, तथा अशोक का धर्म स्वनियंत्रण पर आधारित था, यानी कि कुल मिला के राजा ही उस धर्म का मालिक होता था, राजा ने जो बोल दिया वही नियम हो जाता था। ठीक है, अशोक ने कहा है कि उसने अपने माता पिता की आज्ञा माने, इसने बोला है कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए तथा व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। ये भी अशोक की धम्म यात्रा में इसने बोला था। धम्म यात्रा मैंने आपको बताई थी कि 10वें वर्ष में ये अपने धम्म यात्रा में 10वें वर्ष में गया था तथा 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी गया था। ठीक है, और इसने बोला था व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, क्योंकि उस समय पे दास प्रथा काफी चल रही थी। लोग जो बचपन में ही दासों को खरीद लिया करते थे, जैसे कोई बालक था उसको बचपन में ही उसके माता पिता को पैसे देके खरीद लिया जाता था, तो उसको दास प्रथा बोला जाता था और फिर उससे जीवन भर काम करवाया जाता था और बदले में सिर्फ खाना वगैरह दिया जाता था। ठीक है, मतलब जो दासों का मालिक होता था वो हर तरीके का कार्य करवाता था अपने दासों से। तो कुल मिला के इसने ये बोला था कि लोग जो है दासों के प्रति उदार भाव रखें। ठीक है, दासों तथा सेवकों के प्रति उदार भाव रखें। और इसमें ये भी बोला था अपने अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के दौरान कि व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए, मतलब जियो और जीने दो, मतलब हम भी खुश रहें तुम भी खुश रहो, इस तरीके से। ठीक है, ये अशोक की धम्म यात्रा की कुछ वृत्तांत है जो कभी कभी ये कॉन्सेप्ट बेस पे आप पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अशोक की धम्म यात्रा से संबंधित है। तो माता पिता का आदर करना, बौद्ध ब्राह्मण तथा भिक्षुओं का आदर करना, दास तथा सेवकों के प्रति उदार भाव रखना तथा जीव और जीवनों का पालन करना। इसके अलावा चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा जो भी, तो वो फिर आपको उसको निगलेक्ट करना है। ठीक है, बात करते हैं मौर्य काल में जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था, पशुपालन था तथा कुछ कारखाने थे। ठीक है, तथा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। ध्यान रखिएगा, जो अशोक था, अशोक की शिक्षा दीक्षा भी तक्षशिला में हुई थी। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा हुई थी वो भी तक्षशिला में ही हुई थी। ठीक है, तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। तो तक्षशिला ही उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और उस समय जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको सीता भूमि बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सरकारी भूमि, जैसे वर्तमान में सरकारी जो भूमि होती थी उसको मुगल काल आते आते उसको खालसा भूमि बोला जाने लगा था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने उस भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया था, उसी तरीके से मौर्य काल में इस भूमि को सीता भूमि बोला जाता था। ठीक है, जैसे वर्तमान में भी अगर सरकारी भूमि आपकी ग्रामीण क्षेत्र में होगी तो या तो उसको बोला जाता है ग्राम समाज की भूमि है, या फिर चरागाह की भूमि है, या फिर तालाब की भूमि है, ग्राम पंचायत की भूमि, इस तरीके से। तो उस समय जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि बोला जाता था मौर्य काल के समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस समय जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे। और शिक्षा का जो बेसिकली जो एक तरीके से केंद्र था वो कौन सा था, तक्षशिला था। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मौर्यकालीन संगठन की, तो श्रेणी श्रेणी जो होता था वो शिल्पकारों का संगठन होता था। शिल्पकार यानी कि जो मकान वगैरह बनाते थे या जो मूर्ति वगैरह बनाते थे, उनका जो संगठन था वो उसको श्रेणी बोला जाता था। निगम, व्यापारियों के संगठन को निगम बोला जाता था तथा सार्थवाह ये काफिला बोला जाता। काफिला का संगठन या कारवां, जैसे कि अगर 50 लोग मिलकर कहीं जा रहे हैं तो एक 50 लोगों का कारवां हो जाता है, कहीं बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर कहीं पे अपनी सामान वगैरह सेल करने जा रहे हैं, तो वो कारवां होता था। तो उस कारवां को सार्थवाह यानी कि साथ वहन करने वाला। ठीक है, तो साथ वहन करने वाला, कहीं भी अगर आप बाहर बाहर जाओगे तो जो आपके साथ में होएगा उसको सातवां ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कारवां होता था उसको सातवां बोला जाता था। और निगम, व्यापारियों का जो संगठन था उसको निगम बोला जाता था। और इसके अलावा जो श्रेणी होता था वो शिल्पकारों का संगठन होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बाई चांस के। हो गए आपके तीनों। अब बात करते हैं मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के सैनिक रहा करते थे। ठीक है, और बात करते हैं मौर्य काल में जो सेना थी वो नंद वंश जिस समय था, यानी घनानंद था या फिर महापद्मनंद था, उस समय सपोज अगर इसकी सेना थी 10 लाख, तो मौर्य काल में इसकी 3 गुना सेना 30 लाख हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो सेना थी वो नंद वंश से भी 3 गुना ज्यादा थी। जस्टिन ने कहा है कि मौर्यों की जो सेना है वो डाकुओं का एक गिरोह है। मतलब कुल मिला के जो जस्टिन था ये सीरिया या फिर एशिया वगैरह जो मिडिल ईस्ट है वहाँ के किसी राजा का एक दूत रहा होगा या लेखक रहा होगा। और चूंकि अशोक ने इन सभी क्षेत्रों को जीत के अपने अधिकार में कर लिया था, तो इस भसड़ में मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं अंदरूनी तौर पे ये गुस्सा था, और इस वजह से इसने अपनी पुस्तक में लिखा है जस्टिन ने कि जो मौर्यों की सेना थी या मौर्य वंश की जो सेना थी मगध साम्राज्य की, वो डाकुओं की सेना थी। ठीक है, हालांकि ये बाई चांस पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस राइटर ने मौर्य वंश की सेना को या नंद वंश की सॉरी मौर्य मगध साम्राज्य की सेना को डाकू की सेना बोला था, तो वो हो जाएंगे आपके जस्टिन। ठीक है,
अब बात करते हैं मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसके बारे में। तो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसमें शासन जो था वो केंद्रीकृत था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था, जो कि वर्तमान में भी आप देख सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, ठीक है। और जो केंद्रीकृत जो शासन होता है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, ठीक है। तो उस समय की थोड़ी मतलब कि कॉन्सेप्ट चेंज थे, बकाया सेम ही था वर्तमान के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र बोला जाता था, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इनकी संख्या लगभग 18 थी। हालांकि जो उच्च अधिकारी थे उनकी संख्या 18 थी, इनको तीर्थ या महामात्रा बोला जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था तथा इनकी संख्या 36 थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो उच्च अधिकारी थे उनकी संख्या 18 थी तथा जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी संख्या 26 थी, यानी 26। अब बात करते हैं सीताध्यक्ष। कृषि विभाग का जो प्रमुख होता था उसको सीताध्यक्ष बोला जाता था। खनन विभाग का जो प्रमुख होता था उसको अकाराध्यक्ष बोला जाता था। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का या मुद्रा विभाग का प्रमुख होता था उसको लक्ष्मणाध्यक्ष बोला जाता था, ठीक है। और जो पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था उसको राक्षिन बोला जाता था। और जो दीवानी न्यायालय यानी धन से संबंधित जो न्यायालय था उसका धर्म स्थली बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग का प्रमुख सीताध्यक्ष, खनन विभाग का प्रमुख अकाराध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रमुख लक्ष्मणाध्यक्ष तथा पुलिस विभाग का प्रमुख राक्षिन, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी रिलेट कर पाएंगे, जैसे पुलिस है, अभी भी पुलिस कहीं ना कहीं राक्षसों वाला काम करती है, तो पुलिस का काम राक्षस वाला, मुद्रा का काम लक्ष्मण वाला, मुद्रा लक्ष्मण, ठीक है। और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थली, यानी कि यहाँ पे न्याय न्याय होता था तो यहाँ पे इसको धर्मस्थली, तथा फौजदारी न्यायालय जो होते थे उनको कंटक शोध बोला जाता था। फौजदारी न्यायालय यानी कि यहाँ पे अपराधों से संबंधित जो मुकदमे होते थे। देखिए, अभी वर्तमान में भी भारत में दो तरीके के न्यायालय चलते हैं। इसमें पहला होता है दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय, ठीक है। दीवानी न्यायालय में जो धन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित जो भी, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी केस वगैरह होंगे वो जाएंगे दीवानी न्यायालय में। जैसे कि सपोज मेरा खेत है, अब मेरे खेत से संबंधित कोई भी विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो वो जाएगा दीवानी न्यायालय में। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति में अगर कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो वो पहुंच जाता है फौजदारी न्यायालय में, ठीक है। तो उस समय दीवानी न्यायालय को धर्मस्थली बोला जाता था तथा फौजदारी न्यायालय को कंटक सौध। जैसे फौजदारी में तो अपराध होता था ना, तो अपराध वाले को तो भाई प्यार से तो वो मानेगा नहीं, ठीक है। तो फौजदारी वाले में उसको कोड़े वगैरह बरसाए जाते थे, उसको दंड मिलता था, क्योंकि तो फिर उसको बोला जाता था कि कांटे को शुद्ध कर देना, तो कंटक सौध, ठीक है। तो फौजदारी न्यायालय कंटक सौध तथा दीवानी न्यायालय को धर्मस्थली, ठीक है। आप इससे रिलेट कर पाएंगे। और उस समय जो गुप्त, जैसे वर्तमान में जो गुप्तचर है, चाहे हमारे रॉ वाले हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं या फिर जो भी गुप्तचर है, तो उस समय गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला जाता था। तथा जो स्थायी गुप्तचरों में भी दो तरीके के गुप्तचर थे। एक स्थायी गुप्तचर जो बेसिकली एक स्टेट में ही रहते थे या एक जगह रहते थे, वहीं से जानकारी निकाल निकाल के जो किला होता था या जो कह सकते राजधानी होती थी वहां पे पहुंचाते थे। तो स्थायी गुप्तचरों को संस्था बोला जाता था, ठीक है। इनका जो एक तरीके से ग्रुप होता था उसको संस्था बोला जाता था। जो चलायमान गुप्तचर थे, जो कि मतलब कि जैसे कि आज दिल्ली में, कल को बंगलौर में, परसों लखनऊ में, इस तरीके से जो गुप्तचर थे, चलायमान गुप्तचर, उनको संचार बोला जाता था, ठीक है। और बात करते हैं जंगल का जो अधिकारी होता था उसको आंटविक बोला जाता था। तथा जो टैक्स या कर में जो कहते हैं उसको समाहर्ता बोला जाता था, जो कि वर्तमान में टैक्स कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है डीएम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा डीएम एक ही पोस्ट के दो नाम होते हैं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसी को उस समय समाहर्ता बोला जाता था। तथा जो कोषाध्यक्ष होता था उसको सानीदाता बोला जाता था, ठीक है। ये बेसिकली 12 अधिकारी थे। और इसमें मैंने आपको बताया था जो टॉप के अधिकारी थे, ठीक है, उनको तीर्थ या फिर महामात्र बोला जाता था। उनकी संख्या 18 थी। और जो इसने बेसिक लेवल पे अधिकारी को नियुक्त की थी वो 26, उनकी संख्या थी 26। उन 26 में से मैंने आपको 12 का नाम बताया, जो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं बारे में से पूछे जाते हैं कि निम्न में से, जैसे कि जो चलायमान गुप्तचर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको संचार, जो स्थायी गुप्तचर है उसको संस्था, गूढ़ पुरुष या जो नॉर्मल गुप्तचर है उसको गूढ़ पुरुष बोला जाता था, ठीक है। टैक्स का जो लेखा जोखा जिसके पास रहता था वो समाहर्ता, कोषाध्यक्ष को सानीदात्रा, ठीक है। और फौजदारी न्यायालय को बोला जाता था कंटक सौध्य, ठीक है। दीवानी न्यायालय को बोला जाता था धर्मस्थली, इस तरीके से, ठीक है। और जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि बोला जाता था। और सरकारी भूमि का जिसके पास रखरखाव होता था उसको सीताध्यक्ष बोला जाता था, इस तरीके से, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं मौर्यकालीन जो वास्तु व्यवस्था थी उसके बारे में। तो मौर्यकालीन जो वास्तु व्यवस्था थी उस समय जो भवन हुआ करते थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे, ठीक है? जो भवन होते थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे। और पटना की जो कुम्हार है, सॉरी, जो लकड़ी के भवन है इसकी जो जानकारी है वर्तमान की पटना की कुम्हर, ये पटना में कोई कुम्हर नामक एक स्थान होगा, वहां से इस बात की जानकारी मिलती है, यहाँ पे उसके साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, ठीक है? तो मौर्य वंश से पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। और अशोक ने मध्य प्रदेश के सांची में एक स्तूप बनवाया था। स्तूप मैंने आपको, जब मैंने बौद्ध धर्म बताया था तो मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध जी की जो अस्थियां थी, अस्थियों को जहाँ जहाँ पे रखा गया था, बेसिकली पहले तो बेसिक 8 जगह पे रखा गया था, तो 8 स्तूप बनाए गए थे। तो ये जो सांची का स्तूप है वहाँ पे भी महात्मा बुद्ध जी की जो अस्थियां हैं उनको ही रखा गया था। तो ये जो सांची का स्तूप है ये सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है? तो इसकी जो स्थापना की रवायती है, इसको जो बनवाया था वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? मध्य प्रदेश के सांची में, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यूपी। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था। और इसी सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही वर्तमान में जो चारों तरफ हमारे शेर है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको लिया गया था, ठीक है? जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह पे रखा हुआ था, जो कि अहिंसा का सूचक था, तथा यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बात करते हैं मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिली है, तथा ये एक यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है? और अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों में मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र में इसका एक भी अभिलेख नहीं मिला। नॉर्मल सी बात है, अब कोई अपने घर के अंदर थोड़ी ना अपनी आधार कार्ड की फोटो लगा के घूमेगा, ठीक है? तो इस तरीके से इसने जो पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र एरिया था वहाँ पे तो इसका स्वयं का साम्राज्य था। यहाँ पे पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, तो वहाँ पे इसका कोई अभिलेख नहीं मिला है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और बाकी संपूर्ण हिंदुस्तान में इसके हर जगह से अभिलेख मिले हैं। अब बात कर लेते हैं मौर्यकालीन का जो जो सामाजिक जीवन था, या सम्राट अशोक का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किंतु इसने ये दूसरों धर्मों के प्रति आदर रखता था। हिंदू धर्म त्यागने तथा इसके बाद में अशोक ने अपना नाम में प्रियदर्शी जोड़ लिया था। तो इसने, मैंने आपको बताया था, इसने अपने बेसिकली हर शिलालेख में अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी बोला था, ठीक है? जो कि संस्कृत भाषा का शब्द था। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया था कि कोई भी ब्राह्मणों को न सताए, और मैंने आपको ये बताया भी है। और 13वें शिलालेख में इसने बोला था, इसने कलिंग युद्ध की चर्चा की थी, ठीक है? और 14वें शिलालेख में इसने बोल दिया था कि अगर इसमें कोई गलती होती है तो इसके लिए, अगर शिलालेखों में या अभिलेखों में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए लिखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा, ना कि सम्राट अशोक, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि अशोक ने आजीविक संप्रदाय के भक्तों को 4 गुफाएं दी थी, मैंने आपको बताया था, जिसमें सुदामा की गुफा, और जिसमें हो गई थी आपकी कर्ण की गुफा, सुदामा की गुफा, ठीक है? तथा एक झोपड़ी की गुफा, तथा एक चोपड़ा की गुफा, इस तरीके से, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अशोक ने 4 गुफाएं दी थी, कहाँ पे दी थी? मैंने आपको बताया था, जो बराबर की पहाड़ियों में, जो वर्तमान के गया में स्थित है, ठीक है? आजीविक संप्रदाय के भक्तों को दी थी। अशोक ने पशु बल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ये अशोक ने पहले ही शिलालेख में इसका वर्णन है, ठीक है? मैंने आपको सारा बता दिया। इसने यज्ञ कर्मकांड पर रोक लगा दी थी, जिस वजह से ब्राह्मणों की आय में बहुत अधिक कमी आ चुकी थी, आ गई थी। नॉर्मल सी बात है, जो यज्ञ वगैरह करवाते थे वो ब्राह्मण ही करवाते थे। अब जब इसने कर्मकांड पे या फिर यज्ञों पे ही रोक लगाती तो ब्राह्मणों की जो आय थी उसमें स्वाभाविक है, उसमें कमी आ ही जाएगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अगर इसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो मौर्य वंश में जो सबसे बड़ा पद होता था वो राजा का होता था, और उसके नीचे युवराज होता था। युवराज के बाद में प्रांत या प्रांतपति होते थे। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अखंड भारत था। अखंड भारत में कितने? 16 महाजनपद थे, ठीक है? 16 महाजनपदों जनपद भी मौर्य वंश में मगध साम्राज्य के अंदर अंतर्गत आ गए थे। तो उसके बाद में केवल एक ही था अखंड भारत, और उसके बाद में जो प्रांत थे उन जो अखंड भारत था उसको प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया था। तो उस हर प्रांत का एक प्रांतपति होता था। तो सबसे बड़ा पद राजा, राजा के बाद में उसका युवराज, युवराज के बाद में प्रांतपति, ठीक है? और उस समय जो, जैसे वर्तमान में जिसको जिला बोला जाता है, उस समय उसको विश्व बोला जाता था। प्रांत यानी आप समझ लें जैसे कि वर्तमान में भारत है, भारत सबसे बड़ा हो गया, ठीक है? भारत के बाद में राज्य, तो राज्य को उस समय प्रांत बोला जाता था। और प्रांत के बाद में वर्तमान में जैसे कि जिला है, तो जिले को उस समय विश्व बोला जाता था। और जो ये जिला होता था वो विश्वपति के नियंत्रण में रहता था, ठीक है? विश्वपति के नियंत्रण में रहता था। और 10 गांव का छोटा मालिक, जैसे 10 गांव का एक ग्रुप होता था, उसको मिला के 10 गांव का ग्रुप होता था, उसको मिला लिया जाता था, उसको गोप बोला जाता था, ठीक है? मतलब कि 10 गांव का एक जो मालिक होता था, चाहे उसको जैसे जो मराठा साम्राज्य मान ले या फिर मुगल काल मान ले, उस समय उसको जागीरदार बोला जाता था। तो वो 10-12 गांव को मिला के एक जागीर बनती थी।
तो उसी तरीके से जो मौर्य वंश में 10-12 गाँव को मिला के जो जागीरदार होता था उसको गोप बोला जाता था, ठीक है? तथा सबसे ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव हुआ करती थी, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, जब 10 गाँव मिलके एक जागीर बनी है और फिर उससे भी छोटी इकाई कोई ना कोई रही होगी, तो उससे छोटी इकाई 10 जो गाँव है वो अलग-अलग हो गए, तो फिर गाँव हो गई उससे सबसे छोटी इकाई, ठीक है? तो गाँव सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी जो कि ग्रामीण या फिर उस समय मुखिया होता था उसके नियंत्रण में रहती थी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मौर्य वंश में प्रांतों की संख्या 4 थी, ठीक है? मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक का समय आते-आते 5 हो गई थी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, अगर जैसे इसकी संख्या 5 हो गई थी, अब बात कर लेते हैं कि जो 5 प्रांत थे वो कौन से, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका उत्तरापथ, जो कि तक्षशिला में वर्तमान में पाकिस्तान की तक्षशिला में स्थित था। दूसरा है आपका दक्षिणापथ, जो कि महाराष्ट्र का स्वर्णगिरी में स्थित था। तीसरा था अवंती, अवंती की मैंने आपको बताई दिया उज्जैनी था, और जो अशोक था सबसे पहले अवंती का ही प्रांतपाल हुआ करता था या राज्यपाल था, ठीक है? और जो प्राची, प्राची मध्य प्रदेश का है जहाँ पे वर्तमान में पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र था, ठीक है? और कलिंग, कलिंग की राजधानी तोसली थी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली 5 प्रांत हो गए थे मतलब कि सम्राट अशोक के आते-आते। लेकिन मौर्य काल में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय की यदि बात करें तो उस समय कितने प्रांत थे? उस समय केवल 4 प्रांत थे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका के राजा था अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। हालाँकि श्रीलंका में इसने अपने पुत्र तथा पुत्री संघमित्रा को, ठीक है? पुत्र तथा पुत्री संघमित्रा को इसने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और वहाँ का कुछ शासक थे जिसने फिर बौद्ध धर्म अपना के सॉरी हिंदू जो भी उनका सिंगली धर्म था या फिर सनातन धर्म था उसको छोड़ के उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन फिर उसके बाद में जो फिर राजा वगैरह वहाँ पे आए, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के उपदेशों का तो पालन किया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है? और दूसरी बात, जो अशोक था, सॉरी श्रीलंका था, वो अशोक के नियंत्रण में नहीं था, यानी कि जो श्रीलंका था वो अलग राज्य था। श्रीलंका पे किसने कब्जा किया था? चोर वंश के शासकों ने, ठीक है? श्रीलंका को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा चोल वंश, चेर वंश, पांडे वंश, उस समय मैं आपको ये सारा बताऊंगा, ठीक है? अब बात कर ले 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई, और इसके मृत्यु के बाद में इसका पुत्र होता है कुणाल, जो गद्दी पे बैठता है। और उसके मतलब कुल मिला के अशोक के बाद में कोई योग्य शासक नहीं था। नॉर्मल सी बात है, जैसे अशोक की बात कर लें आप, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो ये बिल्कुल एक तरीके से जमीन से उठ के आए थे। और चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर अशोक, ये एक तरीके से दास हुआ करते थे। उस समय मैंने आपको बताया दास प्रथा थी, तो ये इन्होंने वो दासत्व वाला जीवन जिया था। उसके बाद में ये राजा बने थे, तो ये मतलब अभी वर्तमान में भी अगर आप देखें, जो गाँव का बालक होता है, अगर वो गरीबी में रहा है, तो उसके बाद में अगर उसके पास पैसा आता है, तो फिर वो अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता है। वहीं अगर अगर कोई रईस की औलाद है, ठीक है, मतलब पैसे वाले बाप का पैसे वाला औलाद है, तो फिर उसके पास में आईफोन होएगा, वो मतलब पैसे को अलग अलग तरीके से वेस्ट करता है, ठीक है? जैसे कि हैवी बाइक ले लेगा, उससे फिर घूमेगा, ठीक है? लेकिन जो बेसिकली गाँव में स्प्लेंडर पे चला हुआ व्यक्ति है या फिर बालक है, या साइकिल से चला हुआ बालक है, फिर वो उस पैसे की अहमियत को समझता है। सेम उसी तरीके से मौर्य काल में हुआ था कि अशोक था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये लोग जमीन से उठ के आए थे, तो इनको सारी अहमियत पता थी किस तरीके से शासन वगैरह चलाना है, किस तरीके से क्या करना है। लेकिन उसके बाद में इनके पुत्र थे, वो तो नॉर्मल सी बात है, राजा के ही बेटे थे, राजसी ठाठ-बाट में रहे थे। तो फिर वो लोग उतनी अच्छी तरीके से साम्राज्य को नहीं चला पाए, तो कुणाल भी एक अयोग्य शासक साबित हुआ। अशोक का कोई उत्तराधिकारी योग्य उत्तराधिकारी हुआ नहीं था, ठीक है? तथा मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, ठीक है? जो कि एक कमजोर तथा अयोग्य शासक घोषित हुआ। और उसके बाद में इसी के शासन काल में जो कलिंग था, कलिंग स्वतंत्र हो गया था बृहद्रथ के कार्यकाल में, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था खारवेल ने कौन सा एक गुफा लेख, हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था जिसमें इसने कलिंग युद्ध की चर्चा की थी, ठीक है? तो कलिंग युद्ध, जो कलिंग था, कुणाल तक में या फिर बृहद्रथ के पहले तक जो भी शासक रहा होगा, उस समय तक कलिंग मौर्य वंश के अंडर में रहा था या मगध साम्राज्य के अधीन रहा था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये बृहद्रथ आता है, तो फिर कलिंग स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। उस समय कलिंग का राजा कौन होता है? खारवेल, ठीक है? ध्यान रखिएगा।
तो उस समय कलिंग का राजा खारवेल होता है। खारवेल का ही हाथी गुफा अभिलेख है, जहाँ पे इसने कलिंग युद्ध की चर्चा की थी, ठीक है। और यहाँ पे ये मगध से स्वतंत्र हो जाता। बात करते हैं बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग था, जो कि ब्राह्मण था, ठीक है। और इसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और मौर्य वंश के स्थान पर फिर इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो शुंग वंश पूर्णतः ब्राह्मण धर्म था, और इसने फिर चूंकि बौद्ध धर्म मौर्य वंश में बौद्ध धर्म काफी हाइक पे पहुंच चुका था, और फिर ये शुंग वंश की स्थापना कर लेता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और इसी ये किसकी हत्या करता है, बृहद्रथ की, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मौर्य वंश के पतन के कुछ कारण रहे होंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले पहला इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है कि रीजन हो जाता है कि अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया था, युद्ध नीति बिल्कुल ही इसने त्याग दी थी। अब नॉर्मल सी बात है कि वो कहावत है ना कि सांप को भले सांप में जहर ना हो, लेकिन उसको फुफकारते रहना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के अशोक ने पूरी तरीके से ही तलवार छोड़ दी थी। तो जब इसने तलवार छोड़ दी, तो अड़ोस पड़ोस के जो भी राज्य थे, उन्होंने बोला कि अब तो अशोक तलवार उठाता नहीं, मारेगा कि कूदेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। तो जब इसने युद्ध नीति छोड़ दी, तो पड़ोसी जो राज्य थे उनके अंदर जो डर था, वो डर समाप्त हो गया था, ठीक है। और दूसरा रीजन था अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव हो गया था। चूंकि अशोक बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव हो गया था, लेकिन जो अधिक जनसंख्या थी वो तो हिंदू धर्म को मानने वाली थी या सनातन धर्म को मानने वाली थी, ठीक है। तो वहां से भी फिर राजा के प्रति थोड़ा थोड़ा लोगों में लगाव कम हो गया था। बात करते हैं, अगर अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि ये यहाँ पे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, मतलब इसने बौद्ध धर्म को खुले हाथों से मतलब दान करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आर्थिक संकट, मतलब इनके पास खुद ही पैसा ऐसा नहीं रह गया था। और नॉर्मल सी बात है, जब इनके पास पैसा नहीं रह जाएगा, इनके जो पुत्र आएंगे, अगर जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर वो राज्य का पाठ कैसे चला पाएंगे। और थोड़े जो पुत्र वगैरह थे वो भी थोड़े अयोग्य साबित हुए, ठीक है। अगर वो अशोक की तरह रहे होते तलवार के दम पे, फिर वो दोबारा से मतलब कि कर सकते थे सारा कुछ, लेकिन फिर वो नहीं कर पाए। बात करते हैं, अगर इनका पतन का सबसे बड़ा कारक अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य हो गए थे, ठीक है। साथ ही इसके जो अधिकारी थे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। भ्रष्टाचार का चूंकि इसने क्या था, खुले हाथों से बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनको दान देना स्टार्ट कर दिया था। अब भाई जब तक तुम कोई लेखा जोखा नहीं रखोगे, तो फिर वही बात है कि अशोक ने अपने महल से निकाला 100 पड़ स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं तक जाते जाते वो पहुंच पाएंगे 70, तो बीच में जो 30 गायब हुई वो अधिकारियों नहीं तो गायब क्यों होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के फिर वो धीरे धीरे अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए थे, क्योंकि फिर कुछ लेखा जोखा था नहीं, इस वजह से वो अधिकारी भी काफी भ्रष्ट हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्य काल में कि जो मौर्य वंश में वर्ष की जो शुरुआत होती थी वो जुलाई महीने में होती थी, मतलब जो वार्षिक जो वित्तीय वर्ष होता था वो जुलाई महीने में स्टार्ट होता था इसकी, या फिर हिंदी मंथ में अगर बात करें तो आषाढ़ के मंथ में। जैसे वर्तमान में अगर वार्षिक वित्तीय ईयर की बात करें, वित्तीय वर्ष की बात बारे में अगर बात करें, तो वो स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल से लेके वो जाता है आपका मार्च तक, ये वित्तीय वर्ष होता है। भारत की अगर वर्तमान में ही अगर वित्तीय वर्ष की बात करें भारतीय संविधान के अनुसार, तो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च तक ये एक वित्तीय वर्ष रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वही अगर न्यू ईयर की बात करें, तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। वही अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन मौर्य वंश में जो नव वर्ष की शुरुआत होती थी वो आषाढ़ महीने में होती थी या जुलाई महीने में होती थी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब कल हम बात करेंगे शुंग वंश की। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। इसने किसकी हत्या कर दी थी, इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जो कि एक अयोग्य शासक घोषित हुआ था, ठीक है। तो शुंग वंश के बारे में कल चर्चा करेंगे। और शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने बौद्ध भिक्षुओं को काफी संख्या में इसने बौद्ध भिक्षु कटवा दिए थे। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बाय बाय।